बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। कल्चर का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पर्सनालिटीज़ नया टॉपिक है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अब इस वीडियो को पूरी कवर करेंगे अच्छे से। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। पहला जो है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 23 जनवरी 2021 को इंडिया ने सेलिब्रेट करा है 125th बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनको बोला जाता है पराक्रम दिवस। अब पहले रेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी ये बात करेंगे। उनने बेसिकली इनने क्लियर करा था इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन 1920 में, बट वो रिज़ाइन इनने दे दिया था ड्यूरिंग प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग पीरियड, उस टाइम पे जो था 1921 में। तो बड़ी सरप्राइजिंग बात, बट ये एक आप इससे इन्फ्लुएंस लगा सकते हो कि उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होगा, इसलिए शायद रेजिग्नेशन दे दिया था उनने। उनके साथ साथ चित्तरंजन दास जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे और सुभाष चंद्र बोस तो थे ही, जो सर्व कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। वो इंस्पायर्ड थे भगवद गीता से, और यहाँ पे जो टीचिंग्स थी वो श्री स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो घोष से इंस्पायर थे। यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि वैसे तो बहुत सारी वेब सीरीज़ बनी है सुभाष चंद्र बोस पे, और यहाँ पे बड़े सारी चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सी भी है, पर हम उनका मेन पॉलिटिकल कैरियर देखना चाह रहे हैं, जो कि स्टार्ट होता है उनका चित्तरंजना दास जी के अंडर। 1920s में इनका स्टार्ट हुआ था पॉलिटिकल करियर। 1921 में ये इम्पोर्टेंट है, बोस ने एडिट करा था न्यूज़पेपर फॉरवर्ड, और उसके बाद में उसका नाम पड़ा स्वराज। वो सर्व करते थे एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो थे कलकत्ता म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के, और इनके साथ दास जी थे और वो मेयर थे कलकत्ता के। लेट 1920s में वो यूथ लीडर इमर्ज होते हैं INC में। वो रेडिकल विंग के थे INC, और ये बहुत अरेस्ट हुए हैं अनगिनत टाइम पे, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया था बर्मा में, जो कि म्यांमार था उस टाइम का, मतलब आज के टाइम का म्यांमार, उस टाइम पे तो बर्मा था। 1925 में वो सस्पेक्टेड हुए थे कनेक्शन जो उनके ड्रॉ हुए थे सीक्रेट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के साथ। एक ऑथर थी उनकी जो बुक थी इम्पॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल, जो कवर करती है बड़े सारे कंट्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1920 से लेकर 34 तक। उनका रोल डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेसिडेंट ऑफ INC थे वो 1930s में। उनने एज अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट लिया था हरिपुरा सेशन में, जो कि 1938 में हुआ था बारदोली में। ये डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। ये इम्पॉर्टेंट सेशन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। उनने मेंशन करा था कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम डिज़ाइन करनी चाहिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की होनी चाहिए अंडर स्टेट ओनरशिप और स्टेट कंट्रोल। इस सेशन के दौरान बड़ी सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें चली, जो थ्रू प्लानिंग के थ्रू हुई, और यहाँ पे कमेटी भी बैठे आई गई थी जो इम्पोर्टेंट है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर बिठाई गई थी, उनको चेयर करा था उन्होंने बाद में। इस सेशन में बड़े सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, क्योंकि बोस की आइडियोलॉजी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की आइडियोलॉजी दोनों डिफरेंट थी। तो इनकी हम थोड़ा सा लाइफ देख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस करा। तो सुभाष चंद्र बोस की लाइफ 1920s में उन्हें क्लियर करा सिविल सर्विस एग्ज़ाम। 1921 में उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट करा स्वराज। 1925 में वो बर्मा डिपोर्ट हो गए, म्यांमार आज का। 1920s के टाइम पे उन्होंने ऑथर लिखी, ये बुक लिखी इंडियन स्ट्रगल, और 1929 पे वो प्रेसिडेंट बने AITUC के, और फिर 1938 में उन्हें प्रेसाइड करा हरिपुरा सेशन। 1939 में वो इलेक्ट प्रेसिडेंट बने त्रिपुरा सेशन में, बट उन्होंने लेटर रिज़ाइन कर दिया, और बाद में फिर उन्होंने इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। 1942 में वो इंडिया से एस्केप हो गए और उन्होंने अपना एक रेडियो स्टार्ट करा, आज़ाद हिंद रेडियो, और फ्री इंडिया सेंटर था उनका जर्मनी में। फिर एक साल बाद 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का इंचार्ज लिया था जो सिंगापुर में थी, और इंडियन गवर्नमेंट एक्साइल उन्हें फॉर्म करा था।
इसी को कंटिन्यू करते हैं 1939 पे हम आ रहे हैं, जहाँ पे त्रिपुरा सेशन में उनने द्वारा से वो इलेक्ट हो गए थे और उनने डिफीट किया था प्रेसिडेंट उस टाइम पे जो इलेक्ट होने वाले थे, पताभी सीतारामैया। और ये जो थे इनका सपोर्ट गांधी जी को था, मतलब प्रताप भी जो भी इनका नाम है आप चेक कर लो ना, इनका सपोर्ट गांधी जी कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस नहीं सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने अभी देखा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, इसी वजह से गांधी जी बोस को लाइक नहीं करते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी जी की अथॉरिटी में भी सुभाष चंद्र जी जीत गए। तो नेताजी नेशनल मूवमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहते थे, पर वो प्रेफर कर रहे थे कि वो ड्रॉ कर ले, क्योंकि यहाँ पे आइडिया दोनों के अलग थे। गांधी जी का पीसफुल था, लेकिन नेताजी बोस के थोड़ा वायलेंट था, इसलिए उन्होंने बोला ये चीज़। बट बाद में क्या हुआ कि क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इसलिए उनने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ही एक फ्रैक्शन बना लिया जो आईएनसी के अंडर था, जो एक्सट्रीम था, ठीक है, जो पॉलिटिकल लेफ्ट विंग का था, और वो एक्सपेल्ड हो गए थे आईएनसी से, क्योंकि उसकी एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी थी और एंटी इम्पीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थी पूरी, और मतलब रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी, जहाँ पे मारना मतलब वायलेंस एक मेजर चीज़ थी, जो कि पोज अपार्ट है गांधी जी की आइडियोलॉजी से। हिज एग्जाइल फ्रॉम इंडिया, जो अलार्म नेताजी रेडिकल एक्टिविटीज़ के टाइम मतलब उनने करा था ब्रिटिश के टाइम पे, उसकी वजह से उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया। नेताजी ये सोचते थे कि इंडिया लिबरेट नहीं हो सकता अगर हमने कोई मिलिट्री कैंपेन लॉन्च नहीं करा जो कि आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो वो जानते थे बड़ी सारी फैसिलिटीज़ जो ऑब्टेन कर सकते थे कैंपेन जो ब्रिटिशर्स के लिए होंगे, बट वो अलाइस पे नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए उनका जो बेसिक आइडिया था 1942 में, वो एस्केप हो गए इंडिया से और फिर वो जर्मनी के पास चले गए। तो वहाँ से उनने जर्मनी से आपका हिटलर से वो मिले और उसके बाद जापान में अपनी आर्मी सेटअप करी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स की एलीज पे थे वो नेताजी नहीं चाह रहे थे उनको सपोर्ट करे, बट उनके जो एनिमीज़ हैं उनके साथ कैंपेन करे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, जो इससे आइडिया निकलता है। मिलिट्री एक्टिविटीज़ क्या थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जर्मनी जब वो पहुंची थी तो उनने आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट करा था और इस्टेब्लिश करा था फ्री इंडिया सेंटर, जो कि एक प्रीकर्सर था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का। सिंगापुर वो 1 साल बाद पहुंचे 1943 में, और उन्हें फिर इंचार्ज लिया इंडियन नेशनल आर्मी का, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी बुलाया जाता है, और एक्सपैंड करा 3 डिवीज़न में। आईएनए जो इस्टेब्लिश हुआ था मोहन सिंह के अंडर हुआ था, और राष्ट्र बहरी बोस थे जो वेटरन नेशनलिस्ट थे, जो एग्जाइल हो गए थे जापान, और फिर वो नेताजी के पास चले गए। और यहाँ पे सिंगापुर में उनने एक इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म करी, जिसका नाम था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और उनकी खुद की कोड करेंसी और आर्मी थी आईएनए, और उनका नेशनल एंथम खुद का था। 1943 में उन्होंने हेड करा स्टेट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उन्हें ब्रिटेन पे वॉर डिक्लेयर कर दी ताकि इंडिया को लिबरेट करा जाए। आईएनए चेरियन कॉल के अंडर आया जो चलो दिल्ली, और वो पहुँचे मणिपुर में मोइरांग ऐसे कोई जगह है, और इससे ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस शॉक्ड में पड़ गए वो लोग, मतलब धरा का धरा रह गया। वैसे तो आईएनए जो इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि वो उनने टेक ओवर कर लिया था रंगून, इम्पाल और अंडमान और निकोबार आइलैंड को। आपको ये भी जान के खुशी होगी कि नेताजी का जो रीनेम्ड है अंडमान निकोबार आइलैंड, वो शहीद और स्वराज था, और 2018 में रोज आइलैंड जो था, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड जो अंडमान के थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर उनको चेंज कर दिया था, ठीक है। और शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप भी उनके हिसाब से चेंज करा गया। जो ग्रेट सैल्यूटेशन थी आर्मी पर्सनल को, वो आज भी यूज़ होती है, जय हिंद, जो कॉइन करा गया था वो नेताजी सुभाष चंद्र
बोस की वजह से करा गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ज्योतिबाई फुल्ले के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के, और रिसेंटली 138 डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई थी। तो ज्योतिबाई गोविंद राव फुले ये प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे और थिंकर थे 19th सेंचुरी के। सतारा में बॉर्न हुए थे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, 1827 में। जो ये कास्ट से बिलोंग करते थे उसका नाम था माली गार्डनर्स और वेजिटेबल्स फार्मर्स की होती है। 13 ईयर्स की उम्र में जो ज्योति राव थे उनकी शादी हो गई थी सावित्री बाई से। और यहाँ पे ज्योतिबा जो थे ये थॉमस पेन फेमस बुक से इंस्पायर थे, जिसका नाम था राइट्स ऑफ द मैन 1791। तो ज्योति राव जनरली इन्फ्लुएंस से इन आइडियाज से, और बिलीव उनका ये था कि इनलाइटनमेंट ऑफ वुमेन होना चाहिए और लोअर कास्ट का होना चाहिए, ताकि ये एकमात्र सोशल ईवल का सोल्यूशन है। तो उनको टाइटल मिला था महात्मा का, किसके द्वारा? विठल राव कृष्ण जी वेंडेकर 1888 में, और 2 साल बाद वो पास अवे हो गए। इनके क्या एफर्ट्स थे? पहला एजुकेशन, उनने सजेस्ट करा था कंपलसरी यूनिवर्सल क्रिएटिव एजुकेशन। सेकंड है इनकी और इनकी वाइफ जो थी सविता राव फुल्ले, उनने फर्स्ट स्कूल ओपन करा था दलित गर्ल्स के लिए। कहाँ पे? पुणे में, भीडेवाड़ा 1848 में। करिकुलम जो स्कूल था वो बिल्कुल वेस्टर्न फॉर्मेट पे था, जिसमें साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज़ इंक्लूड थे। वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इनने भी। इनके हिसाब से मतलब ये बिलीव करते थे, जो आज के लोग बिलीव करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैन और वुमेन। स्ट्रेस करा था वुमेन एजुकेशन पे और एमांसिपेशन ऑफ वुमेन के। ये अपोज से सोशल ईवल जैसे चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बलहत्या प्रतिबंधक गिरिया। ये फर्स्ट एवर इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन था, जो होम हेल्पिंग प्रेग्नेंट ब्राह्मण वुमेन्स के लिए थे और जो रेप विक्टिम्स डिलीवर्ड चिल्ड्रन के लिए था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनने निकाला था। ये एडवोकेट करते हैं आइडिया विडो रीमैरिज का, और यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे। उन्हें रेडिकल ओपोनेंट बोला जाता है इनको अनटचेबिलिटी का। फर्स्ट पर्सन जिनने कॉइन करा था दलित अप्लाई करता है लोअर कास्ट और अनटचेबल्स को। ठीक है, इनने कॉइन करा था कि ये जो टर्म है दलित, ये अप्लाई होता है लोअर कास्ट पे और अनटचेबल्स पे। और इनने वेदास को कंडेम करा था और ब्राह्मण्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं और ह्यूमन लॉज लेके आते हैं। इनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी इम्पोर्टेंट है। महर्षि शिंदे, बाबा साहब अम्बेडकर, गदे बाबा एंड गाडगे बाबा, फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, और साहू महाराज, ये इंस्पिरेशन थे इनके। एसोसिएशन की बात करूं तो यहाँ पे 1873 में इन्हें फॉर्म करा था। इंपॉर्टेंट सोसाइटी पूछी जा सकती है। सत्य शोधकर समाज, जो सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ पुणे में है, उनने ये फॉर्म करा था। सत्य शोधकर समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रुथ। ये रिपीट कर रहा हूँ मैं। सोशल रिफॉर्मर थे ये, जो बिलीव करते थे कि जो डिप्रेस क्लास थे उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इस कम्युनिटी में मुस्लिम्स, नॉन ब्राह्मण्स और ब्राह्मण्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूड थे, मतलब शामिल थे। तो ज्योतिबा फुल्ले के आप ये देख सकते हो कि उनका लिटोलॉजिकल वाइज देख लेते हैं इनका क्या था। 1873 से स्टार्ट कर लेते हैं। लिटरेरी वर्क इनके क्या थे? गुलामगिरी जिसे बोलते हैं 1873 में। फिर 1883 में आपका सेठ करवंचु अशुद्ध 1883 में आया। फिर सार्वजनिक सत्य धर्मा पुस्तक 1891 में आई। उसके बाद 1893 में अशपुरुषवंशी काफियत 1893 में आई, और लास्ट थी ब्रह्मनाचन कसाब 1969। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो है बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी, फ्रीडम फाइटर। रिसेंटली इनकी 100th डेथ एनिवर्सरी थी। इनका ड्यूरेशन आप देख लेते हैं, 23 जुलाई 1856 को ये पैदा हुए और 1 अगस्त 1920 को ये मृत घोषित हो गए।
तो केशव गंगाधर तिलक जो थे उनको लोमायना तिलक भी बोला जाता है, फर्स्ट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। ये एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन से बिलोंग करते थे और ये सपोर्ट करते थे बिपिन चंद्र पाल को जो बंगाल में थे, और पंजाब में लाला लाजपत राय। तिलक को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स, क्योंकि बहुत लड़ते थे ये लोग। उन्होंने एडवोकेट करा था स्वराज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे ही कॉइन हुआ था स्वराज का जो टर्म है सेल्फ रूल, जो कि प्रोपोनेंट थे बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के। इनने ऑर्गेनाइज करी थी बड़ी सारी फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, शिव जयंती, ताकि यूनिटी और नेशनल स्पिरिट बने लोगों के बीच में। वाइल जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। महात्मा गांधी जी ने डिस्क्राइब करा तिलक को एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये टैग जो है इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन थे जवाहरलाल नेहरू, और तिलक जी को बोला जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडर्स थे ऑल इंडिया होम रूल लीग के, जो कि एनी बेसेंट के साथ थे, पर इनने महाराष्ट्र पे करा था होम रूल मूवमेंट, और एनी बेसेंट ने पूरा मतलब पैन इंडिया मूवमेंट करा था। फाउंडिंग फादर्स थे, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन पूछा जा सकता है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, जो 1884 में आई थी, और उसका एम ये था कि सबको एजुकेट करे और कॉमन पीपल को समझाए कि इंग्लिश क्या होती है। लिटरेरी वर्क की बात करो तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनने दो न्यूज़पेपर थे, एक है केसरी जो मराठी में था और एक दूसरा है महारथा जो इंग्लिश में था। बुक की बात करें तो इनने कुछ बुक अच्छी लिखी थी, जैसे गीता, रहस्य और आर्टिक होम ऑफ वेदास, तो ये फेमस बुक थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 350th जयंती ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर। इम्पॉर्टेंट है ये भी। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनको ट्रिब्यूट दिया है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, और 350th इनकी जयंती थी। इनका जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हो, 1670 से लेकर 1716 तक की थी। ये एक सिख वॉरियर थे जो अपनी स्ट्रगल के लिए जाने जाते हैं मुगल के अगेंस्ट अर्ली 18th सेंचुरी, और ये बाद में मिले श्री गुरु गोविंद सिंह जी को। इनको बोला जाता था लक्ष्मण दास, लक्ष्मण देव, मदाओ दास, और ये पैदा हुए थे मिन्हास राजपूत फैमिली में। इनने इस्टेब्लिश करी थी मोनास्ट्री नंदेत में जो महाराष्ट्र में थे, और ये रिवर गोदावरी के पास हुए थे। यहाँ पे ये 1708 में इन्हें विजिट करी थी और डिसाइफल बन गए ये गुरु गोविंद सिंह जी के, जिनने इनका नया नाम दिया बंदा बहादुर। फोर्ट्रेस टाउन गुरदास ननगाल मुगल्स के पास आ गया था 1715 में। तो बंदा बहादुर सिंह जी ने क्या करा कि वो भी कैप्चर हो गए थे और दिल्ली उनको ले जाया गया था, जहाँ पे उनको टॉर्चर करा गया बहुत, और उनकी मृत्यु हो गई। किसके रेन में इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद फारूकशियार के अंडर। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, बंदा बहादुर जी का, यहाँ पे इनने अबॉलिश करा था ज़मींदारी सिस्टम को, और इनके ग्रांट करा था प्रोप्राइटरी राइट्स जो एक्चुअल टिलर्स थे लैंड के। इनने कॉइन मिंट करा था गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के, और इनने बड़े सारे इशू ऑर्डर करे थे उनके सील के अंडर। जो नाम था मुखलीसगढ़ हरियाणा में, वो चेंज हो गया था लोहगढ़, जिसको बोला जाता है फोर्ट ऑफ स्टील, और बाद में ये कैपिटल बन गई थी फर्स्ट सिख स्टेट की। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम म्यूज़िक के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। पुरंदर दासा या पुरंदर दास जिसे बोला जाता है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने कमेंस करा है फील्ड स्टडी या फील्ड रिसर्च केशवपुरा जो कर्नाटका में है, ताकि वो सॉल्व करें मिस्ट्री जो की थी इनकी बर्थ प्लेस के बारे में, पुरंदर दास के बारे में। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है, एक तो है कर्नाटक और एक हिंदुस्तानी, ठीक है। और न्यूज़ में क्या है कि अभी तक ये बिलीव कर रहा था कि ये पुणे में पैदा हुआ है, जहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में, और ये एक जगह है पुरंदरगढ़,
बट यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी जो बैठी थी इनके द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने रिपोर्ट करा था बड़े सारे एविडेंस वो सजेस्ट करते हैं केशवापुरा इनकी बर्थ प्लेस है, और रिकमेंड करा कि हमें और भी जांच करनी चाहिए। पुरंदर दास जो थे वो एक सेंट पोएट और सिंगर थे। 1884 से लेके 1564 इम्पॉर्टेंट है, मतलब 15 और 16 सेंचुरी के टाइम पे विजयनगर एम्पायर के थे ये। डिसिप्लिन थे ये व्यासचित्रा राघुराज जो थे, राजगुरु थे विजयनगर एम्पायर के, वो डिसाइपल थे इनके। तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव जो था हरिदासा ट्रेडिशन का, म्यूजिक और लिटरेरी ट्रेडिशन जो फॉलो करा जाता था वैश्य वाइट के द्वारा। पुरंदर दास जो थे वो रिच मर्चेंट थे और उनको श्रीनिवास नायका बोला जाता था। उनने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था कर्नाटक म्यूज़िक में, जिसको बोला जाता है, इनको कंसिडर करा जाता है पितामह ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक। इनका जो सिस्टमैटिक मेथड था, टेक्निक थी टीचिंग कर्नाटका म्यूज़िक की, वो आज तक फॉलो होती है। इनने इंट्रोड्यूस करा था एक राग जिसको बोलते हैं माया मवा गोला, जो एक बेसिक स्केल है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का। इनका पेन नेम था पुरनंदर विठाला। तो पेन नेम मतलब स्टेज नेम समझ लीजिए, वैसा कुछ होगा जैसे आज के बड़े सारे रैपर्स के भी स्टेज नेम्स होते हैं और या एक्टर्स के भी होते हैं, वैसे इनका विठाला, पुरंदर विठाला था। इनने बड़े सारे चीज़ें लिखी थी, डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे, 4.7 लाख डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे जो सिंपल कन्नड़ में थे, जिसको कीर्तन से बोला जाता था, जो टच करते थे लोकल इश्यूज और ट्रेडिशन जो साउथ इंडिया के थे। स्वामी हरिदास जो थे वो एक टीचर थे हिंदुस्तानी म्यूज़िक तानसेन के, वो ये इनके डिसाइपल थे पुरंदर दास की जी के। अब हमें समझना चाहिए डिफरेंस क्या है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है उसका जो रूट्स है वो वेदास में जाती है, वैदिक ट्रेडिशन में जाती है, जहाँ पे हाइम्स जो थे सामवेद पे थे, वो एक सीक्रेट टेक्स्ट थे और वो संग होते थे देन चांटेड, राग बेस पे थे वो। और उनके फीचर्स थे कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के फीचर थे ये टर्को पर्शियन म्यूज़िकल एलिमेंट्स पे थे, बैंडिश थे उस टाइम के, और यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टाइल परफॉर्म करते थे सिंगिंग में, जिसका नाम दिया था घरानास। तो यहाँ पे टेबल, सारंगी, सितार, संतूर, वायलिन और फ्लूट यूज़ होते थे। कर्नाटक मतलब साउथ के म्यूज़िक को समझ लीजिए। इसका जो सिग्निफिकेंस ड्रॉ हुआ था भक्ति मोमेंट पे हुआ था, तो ये मिडिवल टाइम पे हुआ था, क्योंकि वैदिक टाइम अगर हिंदुस्तानी म्यूज़िक को देखो तो वैदिक ट्रेडिशन से आ रहे हैं और सामवेद में इसके हाइम्स है जो कि एंशिएंट टाइम पे थे। भक्ति मूवमेंट भी वैसे तो अगर उसकी बात करूँ तो मोस्टली अर्ली मिडिवल टाइम पे स्टार्ट हुआ था। हिंदुस्तानी म्यूज़िक राग बेस्ड होते हैं, ये कृति बेस्ड होते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक का देखो तो फीचर्स के नाम पे यहाँ पे टर्को पर्शियन म्यूजिकल एलिमेंट थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बैंडिश थे उस टाइम के, लेकिन ये बैंडिश नहीं थे कर्नाटक। यहाँ पे रिटन जो था मटेरियल वो संग होता था स्पेसिफिक वे में, पर हिंदुस्तानी वे में ज़्यादा स्टाइल था सिंगिंग में। कर्नाटक के और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के दोनों अंतर आप देख सकते हो। यहाँ पे वीणा यूज़ होता था, मृदुंग यूज़ होता था, मंडोलिन यूज़ होता था और वायलिन और फ्लूट कॉमन थे। अदर पर्सनालिटीज इन न्यूज़ में क्या है, लचित बोरफुकन, ये इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। कमांडर थे अर्सवाइल ओहम किंगडम के, असम के, कंसिडर कराए जाते थे कल्चरल आइडियल असम के, और ये डिफीट हुए थे जो लार्ज आर्मी की से डिफीट हुए थे मुगल आर्मी के। और कहाँ पे हुए थे, ब्रह्मपुत्र में डिफीट हुए थे। कौन सी बैटल में, इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सराई घाट 1671 में को उनको डिफीट कराया था गुवाहाटी में। लंचित अपॉइंट हुए थे एज अ बोरफुकन, ये किंग चक्रध्वज सिंह के अंडर अपॉइंट हुए थे। बोरफुकन एक पोजीशन है जो एम्बेड करती है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर। यहाँ पे 17th सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, मिडिवल टाइम का है ये न्यूज़। मालिक अंबर
ये इम्पोर्टेंट है। ये अफ्रीकन स्लेव थे जो बाद में वॉरियर बन गए, जिनने औरंगाबाद फाउंड करा था। और ये 1548 में पैदा हुए थे, 16वीं सेंचुरी मान लीजिए। ये कहाँ पे हुए थे? सदर्न इथियोपिया में, कम्बाटा रीजन, ये अफ्रीका में ही है। अंबार बिलीव करते थे कि वो एसोसिएट थे ओरोमो ट्राइब के। अंबार एक बड़े इम्पोर्टेंट बंदे थे, और ये अदर हब्सी जो है एक टर्म है यूज, हब्सी मतलब आज का नहीं, हब्सी एक टर्म है जो रेफर करा जाता था मेंबर्स जो वेरियस एथनिक कम्युनिटीज़ के थे अबासियन हाईलैंड से। वो उनमें से 1000 में से एक थे, जो परचेज हुए थे चंगेज़ खान के द्वारा, ठीक है। और बाद में उनको डेक्कन लाया गया। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है राहिम। राहिम एक नवरत्न थे, वन ऑफ द नवरत्न, जो एक रेप्यूटेड मिलिट्री कमांडर थे, एक पोएट थे जो कि अकबर के कोर्ट के अंडर थे। इनको जाना जाता है एक प्रोपाउंडर ऑफ सेक्युलर ऑल एम्ब्रेसिंग ऑल इनकम्पासिंग कल्चर ऑफ इंक्लूसिवनेस। इनने बड़ी सारी चीज़ें लिखी ब्रज पे, संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में, और देन उनने ट्रांसलेट करा बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर नामा, टर्किश से पर्शियन में। अगर मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे नर्मदशंकर देवा है। ये पता नहीं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनको ट्रिब्यूट दिखाई है इनकी 187 बर्थ एनिवर्सरी पे। ये गुजराती पोएट है और प्ले राइटर थे ये, और सोशल रिफॉर्मर थे। इनको कंसिडर करा जाता है कि फाउंडेशन जो मॉडर्न गुजराती लिटरेचर के थे, और उनकी मैगजीन थी डांडियो, ठीक है। नर्मद भी बोला जाता है इनको। 1833 से लेके 1886 तक ये इम्पोर्टेंट बंदे हैं। राम मनोहर लोहिया, ये भी एक सोशल लीडर थे जिनने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था इंडिपेंडेंस डे में, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे। लोहिया ने बड़े सारे रेडियो स्टेशन निकाले थे, कांग्रेस रेडियो बॉम्बे में और कलकत्ता में क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 1934 में, और फिर बाद में एडिट कर दिया था पीरियोडिकली कांग्रेस सोशलिस्ट में। इन्हें अपोज कर दिया इंडिया का इन्वॉल्वमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उनको इन्हें सजेस्ट करा था कंपल्सरी इंटरकास्ट मैरिज जो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ होनी चाहिए, और कम्युनिटी फेस्टिवल, ताकि कास्ट सिस्टम इराडिकेट हो जाए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर है वो है गुरुजादा अप्पा रॉय। 1862 से लेकर 1915 तेलुगु पोएट थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बड़े सारी चीज़ें लिखी इन सपोर्ट जेंडर इक्वालिटी के और कास्ट और कम्युनल प्रेजुडिस के अगेंस्ट बड़ी सारी चीज़ें लिखी थी। इनके जो वर्क्स है उसमें बड़े सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। देसा मुनु, पेडा मसीद, मी परमिति, पुठुदी पोम्मा पुरनानामा, तो ऐसी कुछ चीज़ें इन्हें लिखी थी। और यहाँ पे पुशोक बाकुला रिनपोचे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो विज़िट करी थी निमू लद्दाख में, प्राइम मिनिस्टर ने इनको रिकॉल करा था ग्रेटनेस ऑफ लद्दाख कल्चर का, और उनको नोबल टीचिंग का दिया था। कुशुक मतलब इनको नोबल टीचिंग का भी मिला है। कुशुक बाकुला रिमचॉय, ये एक प्रोमिनेंट बौद्धिस्ट मॉन्क थे, स्टेट्समैन थे, इंटरनेशनल डिप्लोमेट थे, जो कि बोला जाता है आर्किटेक्ट थे मॉडर्न लद्दाख के। इनने बड़े सारे डिटेल केस देखे थे लद्दाख के, और बड़े सारी चीज़ें देखी जो अटैक होते थे पाकिस्तान से, और उनने बड़े सारे टॉक्स करे यूएन में ताकि वो बैक करे प्लेबिसाइड को। नीमू सराउंडेड था ज़ांगशर रेंज में, और ये रिवर इंडस के पास है। तो नीमू जो है एक जगह है लद्दाख में, जो हमने सबसे पहली लाइन पे देखी है, उसकी जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये, ठीक है। महात्मा अयंकाली 1863 से लेकर 1941 सोशल रिफॉर्मर थे त्रावणकोर के, और त्रावणकोर प्रेजेंट डे केरला है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे त्रावणकोर था।
ये बिलोंग करते थे अनटचेबल पुल या कास्ट का और उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी। इनने फाउंड करा था साधु जना परिपालन संघम, जो कि एसोसिएट थे प्रोटेक्शन ऑफ पुअर, और रेस करा था बड़े सारे फंड ताकि वो स्टार्ट करे कॉलेज या स्कूल स्टार्ट करा था। ये मेंबर थे असेंबली ऑफ त्रावणकोर, जिसको बोला जाता है श्री मोहलाम पॉपुलर असेंबली, जिसको प्रजा सभा भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ श्री श्वर जी महाराज। ये रिसेंटली इनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, मतलब इनकी जैनचर्या श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर वीर जी महाराज। इनको सेलिब्रेट करा था प्राइम मिनिस्टर जी ने, और उनने अनवेल करा था स्टैचू ऑफ पीस इनके ओकेजन पे, जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी सुशवीर जी महाराज इन पाली राजस्थान में। श्री ये जो थे जैन सेंट थे जिनने काम करा था बड़े सारे मैसेजेस को स्प्रेड करना, जो लॉर्ड महावीर रखे थे, और यहाँ पे इनने रिलेंटसली वेलफेयर ऑफ मासेस के लिए काम करा था और एजुकेशन बढ़ाया था, इरेडिकेशन ऑफ गुड इवल्स के बारे में बात करी थी। इन एक्टिव सपोर्ट दिया इनने फ्रीडम मूवमेंट पे, और कॉज ऑफ स्वदेशी भी इनने सपोर्ट करा था। नेक्स्ट जो है वो है श्री विश्वनाथ सत्यनारायण। ये एक तेलुगु राइटर थे जो बड़े सारे इनने वर्क्स लिखे, जैसे पोएट्री, नोवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, स्पीचेस। 1971 में इनको अवार्ड मिला जननपित अवार्ड फॉर द बुक कौन सी, रामायणा कल प्रवीक्षम, जो कि फर्स्ट तेलुगु राइटर थे ये जिनको जनपथ अवार्ड मिला था। जनपथ अवार्ड जो था वो प्रेजेंट किया जाता था भारतीय जनपथ के द्वारा, जो एक लिटरेरी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑथर को जिनने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करा लिटरेचर में। इनका वही ये पाडागुलू ट्रांसलेट हुआ था हिंदी में, किसके द्वारा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, जिसको बोला जाता था सहस्रापन। कुछ इनके पोएम्स और नोवेल्स थे ट्रांसलेट हुए थे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत में। नेक्स्ट जो है पंडित जसराज जी थे। ये एक प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे और एसोसिएट कर दिया जाता है ये मेवाड़ी घराना से। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में हम देखा घराना बहुत होते हैं। मेवाटी घराना जो था ख्याल बेस्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पे बेस्ड था, और ये फैमिलीहुड घराना जो था ये फाउंड हुआ था 19th सेंचुरी में। मेवाटी घराना एक्वायर करा गया था अपना नेम आफ्टर मेवाड़ रीजन जो राजस्थान का था, जिनने फाउंड करा था बड़ी सारी चीज़ें। इनको पद्म विभूषण मिला है और ये मास्टर थे हवेली संगीत के। अदर्स में देख लेते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। एक तो है आपका फ्लोरेंसा नाइटिंगेल, 200th बर्थ एनिवर्सरी हुई है फ्लोरेंसा नाइटिंगेल। ये फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग जो सेलिब्रेट कराया जाता है। इनका 1820 से लेकर 1910 तक का था। इनको लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है क्योंकि आप इमेज देख सकते हो उनकी। जो ब्रिटिश नर्स थी, सोशल रिफॉर्मर थी, स्टैटिस्टिशियन थी, और इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है। इन्हें इस्टेब्लिश करा था सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में और नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल नर्सेस के लिए 1860s में। इनको क्रेडिट कराया जाता था फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि ये डेटा शो करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ आउटकम्स को। इनका जो करियर था वो बहुत स्ट्रेस था प्रैक्टिस ऑफ हैंड वॉशिंग, और ये रेलेवेंट था अभी भी। हैंड वॉश तो अभी भी कर रहा। यहाँ पे इनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो सेटिंग अप ट्रेनिंग मिडवाइफ्स की, और मतलब मिडिल एज वाइफ्स, और ये नर्सेज जो वर्क हाउसेस इन फीमेल्स में काम करती थी। ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको अवार्ड मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907। इंटरनेशनल नर्स डे जो ऑब्जर्व कराया जाता है May 12 को कराया जाता है और कॉमोमरेट करता है इनकी बर्थ और सेलिब्रेट करता है इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ नर्सेज हेल्थ केयर में। आज के टाइम पे भी बहुत रेलेवेंट है कि जो नर्सेज हैं वो फ्रंट लाइन में आते हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स में आते हैं, तो इसलिए भी।
WHO ने डेजिग्नेट करा है 2020 ईयर एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ताकि वो ऑनर करे इनको 200 बर्थ एनिवर्सरी फॉर इंसा नाइटिंगेल बर्थ का। लास्ट न्यूज़ है वो है नानाजी देशमुख। ये चंदी कादास अमृताओ देशमुख जिनको बोला जाता है, इनको नानाजी देशमुख के नाम से जाना जाता है, सोशल रिफॉर्मर पॉलिटिशियन थे। इनने बड़े सारी फील्ड में काम करा है, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस। सेटअप करा था इन्हें चित्राकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में, जो कंसिडर करा जाता है कंट्रीज़ का फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी। पहली रूरल यूनिवर्सिटी इनने ही सेटअप करी थी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। इंस्पायर थे ये लोकमान्य तिलक से, जिनने इनको बड़े सारे थॉट्स दिए नेशनलिज्म पे, और 2019 में इनको भारत रत्न मिला पोस्ट ह्यूमसली। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के लेक्चर यही ख़त्म होता है। तो मेरे एफर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय।